लेके आ गए हैं डाइपोल। अब आजा बेटा पढ़ाई कर, यहां से शुरू है। डाइपोल क्या है पहले इतना समझना। अब तुम प्रश्नावली से फ्री कर दिया है तो साहब एकदम मस्त एकदम धांसू लेक्चर रहेगा। जीवन में ऐसा डाइपोल कभी नहीं पढ़ा होगा। पहले सोच डाइपोल क्या है। तो कहता है क्या कि सर जितने भी मटेरियल है दुनिया में जितने भी मटेरियल है बेटा, मटेरियल मतलब पदार्थ, वो सारे के सारे डाइपोल से मिलकर बने होता है। बोल किससे मिलकर बना होता है बेटा? डाइपोल से मिलकर बना होता है। अरे डाइपोल है क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ में मिल जाते हैं, डाइपोल है। अरे बाबू जिसका शादी हो गया, जिसका ब्याह हुआ है, मर्द मेहरारू को डाइपोल कहते हैं। अरे बोल ना यार, क्या कहते हैं बेटा? मर्द मेहरारू डाइपोल कहलाता है। मतलब एगो पॉजिटिव चार्ज और एगो नेगेटिव चार्ज, एगो पॉजिटिव चार्ज और एगो नेगेटिव चार्ज, ये दोनों अगर बहुत छोटे से दूरी पर रखे होंगे, दोनों बहुत छोटे से दूरी पर सेपरेशन पर रखे होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल। क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल। अब तो सोच कि कोई भी मटेरियल किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना हुआ होता है? एटम से। एटम किससे बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। अरे हाँ ना, तो बोल। तो कहता है क्या कि यही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया और प्रोटॉन हमारे क्या हो बेटा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया। इसलिए साहब यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मिलकर क्या होता है? डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए जितने भी मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे मटेरियल किससे बने होते हैं बेटा? डाइपोल से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साहब डाइपोल इसीलिए हमारा स्टडी करना यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट है कि सर डाइपोल किसे कहते हैं। तो लिखा गया है, क्वेश्चन में आपको आएगा 2 नंबर में बेटा। इसको बड़ा अच्छे से डिजाइन हम करवाए हैं आपके लिए। साहब यहाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन आ गया कि डाइपोल किसे कहते हैं, मतलब डाइपोल का डेफिनेशन अपन पढ़ने वाले हैं। हमने डिजाइन क्या करवाया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज डाइपोल, ये आपको क्वेश्चन में आ जाएगा डाइपोल किसे कहते हैं। अब 2 नंबर में आएगा, बच्चा बेटा खाली इतना लिख के जाता है। बच्चा क्या लिखेगा कि सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्जेस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इंग्लिश इधर है बेटा, हिंदी भी इधर है। घबराने वाली बात नहीं है कि मास्टर दादा ये तो इंग्लिश खाली पढ़ा रहा है, हिंदी नहीं पढ़ा रहा है। देख इधर बाद में हिंदी पढ़ाएंगे। आओ, डाइपोल किसे कहते हैं? तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्जेस और 2 चार्जेस ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब ये 2 आवेशों का एक कॉम्बिनेशन होता है। 2 आवेशों का क्या होता है बेटा? एक कॉम्बिनेशन होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? बराबर होता है, बट अपोजिट इन नेचर। और नेचर मतलब उसकी प्रकृति क्या होती है बेटा? विपरीत होती है। और प्रकृति विपरीत का मतलब क्या हो गया बेटा? एगो प्लस में तो दूसरा एगो माइनस में। बोल कोई दिक्कत नहीं है। एंड केप्ट एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन। और ये दोनों चार्ज क्या होंगे बेटा? बहुत ही छोटे दूरी पर रखे हुए होंगे। तो सर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल, जिसको हिंदी बोलते हैं द्विध्रुव। मतलब समझ बेटा, यहां पर आओ, कह रहा है क्या कि इट इज द कॉम्बिनेशन 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन है और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड देखोगे, मतलब परिमाण देखोगे, तो परिमाण क्या है बेटा? बराबर है। ये क्यू है और ये भी क्यू है, मतलब ये 2 कूलम तो ये भी 2 कूलम। और इन दोनों चार्जेस का जो नेचर होगा, एगो प्लस में तो एगो माइनस में। और ये दोनों चार्ज कितनी दूरी पर? तो बहुत ही छोटी सी दूरी पर रखे हुए होंगे। मान लो कि वो छोटी सी दूरी क्या है बेटा? अगर हम डी मान लेते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल। इस संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब बेटा खाली इतना डिफिनेशन लिख दोगे तो साहब 2 नंबर नहीं मिलना है। क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से सोच। तो साहब कहता है क्या कि डाइपोल से भी एक और इंपॉर्टेंट आता है कि साहब डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल तो उतना नहीं पूछेगा, लेकिन साहब आपसे पूछेगा डाइपोल मोमेंट कि साहब डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। तो ध्यान पूरा समझना। कह रहा है क्या कि डाइपोल क्या है? तो ये तो समझ में आ गया कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्जेस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 charges of equal in magnitude but opposite in nature kept at a very small separation d is called dipole। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब हिंदी में अगर देखोगे तो द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों का 2 समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों का ऐसा समूह जो बहुत छोटी सी दूरी पर रखे हों, जो बहुत छोटी सी दूरी पर रखे होते हैं, उन्हीं को द्विध्रुव कहते हैं। मतलब क्या लिखोगे बेटा? यहां पर साहब एगो यहां पर डायरेक्शन, एगो यहां पर माइनस क्यू दिखा दे बेटा, और यहां पर क्या दिखा दे बेटा? एगो प्लस क्यू दिखा दे, और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या दिखा दे बेटा? डी दिखा दे। तो यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? ये हमारा कहलाता है डाइपोल। क्या कहलाएगा? डाइपोल। अब होता क्या है कि साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ गया। डाइपोल तो समझ में आ गया, प्लस क्यू माइनस क्यू बहुत छोटे से दूरी पर रखेंगे तो उसको हम डाइपोल बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा कि सर डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो साहब अभी साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा 2 नंबर में मेन आ गया, यही एकदम 100% आना है बेटा।
2 मार्क्स में 2023 प्रिंटेड, एकदम प्रिंटेड मटेरियल कि सर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाई डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से आप क्या समझ में आता है? तो साहब मतलब द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? अब यही क्वेश्चन आ गया बोर्ड में बेटा, और सोच कि साहब तुमको इसका सॉल्यूशन लिखना है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया, 100% आया। तो साहब डाइपोल मोमेंट तुम कह दिया सर डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, तुम आराम से लिख दिया। अब सोचो तुम क्या करोगे डाइपोल मोमेंट का, तो यहां पर डिफाइन करोगे कि सर डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज डिफाइन एज, क्या लिखोगे बेटा कि सर कि डाइपोल मोमेंट, आंसर क्या लिखोगे कि डाइपोल मोमेंट of a dipole is defined as the product of the, अभी समझाते ही क्या लिखवाया गया है, the product of magnitude of the charge, and the separation between the charges। बाबू इसका हिंदी हम थोड़ी देर बाद लिखवाते हैं, पहले फॉर्मेट देख ले कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, कई बार हमारे सेंटर में बेटा बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं तो एकदम गंदा तरीके से लिख के आ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर हमको 2 नंबर मिल जाएगा बेटा। 100% नहीं मिलेगा बेटा। अगर खाली तुम इतना लिख के आ गए, तुम बोर्ड में अगर इतना लिख के आ गए तो तुम्हारे लिए तुमको 2 नंबर नहीं मिलेगा बाबू। हम लोग कॉपी चेक किए हुए हैं, हम लोग कॉपी चेक किए हुए एग्जामिनर बने हुए बेटा, और बंडल का बंडल कॉपी चेक किया, हम लोग जानते हैं बेटा। इसलिए साहब जो बता रहे एकदम ध्यानपूर्वक समझ, कायदे से पूछ, कायदे समझ। खाली पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो ध्यान समझ। तो कहता है क्या कि डाइपोल, ये तो डिफिनीशन है, कहता है क्या कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज डिफाइंड एज, मतलब किसी भी द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको परिभाषित किया गया है। कैसे, तो इट इज डिफाइंड एज, कैसे परिभाषित किया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, गुणनफल, गुणा होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब कोई भी वो चार्ज हो गया, उसका जो भी आवेश है उसका परिमाण कितना है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, अब बेटा इतना तो हम लोग याद किए हुए हैं। अब इसके बाद देखो कंडीशन, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बेटा खट से एक ही कलर यूज करना है, ये नहीं कि लाल पीयर हरियर ब्लू नहीं यूज करना, हम तो यहाँ पे यूज करना है खाली आपको दिखाने के लिए। आ जाओ, लेकिन आपको एक ही कलर यूज करना है, चलो हम भी एक ही कलर यूज करते हैं। आजा, एक ही कलर में आंसर देना है, और वो पेन क्या होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू। आ जाए यहां से देख, तो अब यहां पर लिखेंगे सर, यहां पर लिखेंगे -q, और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, इधर +q, कोई दिक्कत नहीं। और इनके बीच की दूरी को तुम क्या माने हो बेटा, d, इनके बीच की दूरी को क्या माने हैं, d। तो तुम सोचो कि सर ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया गया है, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग दिखाते हैं बेटा p से, तो डाइपोल मोमेंट को DIPOLE, डाइपोल मोमेंट यहां पे लिखना, डाइपोल मोमेंट बराबर क्या लिखोगे बेटा, चार्ज गुने क्या लिखोगे, सेपरेशन, चार्ज गुने इट्स सेपरेशन, SEPERATION। बेटा अभी खाली समझना है, इसका हिंदी भी लिखवाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। पहले हम दिखा रहे हैं कैसे तुम जवाब लिखना बेटा, अभी इतना ही हिंदी में भी लिखेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा, आवेश आगुने इट्स सेपरेशन, मतलब उनके बीच की दूरी, कोई दिक्कत वाली बात ना है सर। अब तो सोच कि डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे दिखाते हैं बेटा, P से। किससे दिखाते हैं, कोई दिक्कत, डाइपोल मोमेंट को किससे दिखाते हैं बेटा, P से।
अब कहते हैं क्या कि साहब डाइपोल मोमेंट को P से दिखाते हैं तो P बराबर क्या लिखेंगे, तो सोच डिफाइन किया गया है कि चार्ज कितना है, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा Q, गुने उसके बीच की दूरी कितनी हो गई D। अरे लिख दिया क्या ऐसे, अरे बोल है ना। अब कहता है क्या कि खाली इतना लिखने से भी काम नहीं चलेगा, अरे सर तुमको पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। और यहां पर थोड़ा सा स्टार देके लिखने वाली बात थी, छूट गया मेरे से, कि लिखना है कि सर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल चाहे उसको बाद में लिख देना, छोड़ दे, बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, यहां हो गया। अब देख, यहां ध्यान से देख बेटा, अब साहब तुम क्या किया कि डाइपोल मोमेंट बराबर क्या गया, चार्ज गुने सेपरेशन, तो P बराबर Q इंटू डी। अब यहां पर स्टार देके लिख, क्या लिखोगे कि सर डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी QUANTITY। मतलब जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा वो एक सदिश राशि होता है। अब इसके बाद याद भी कर लेंगे सर कि डाइपोल मोमेंट कैसी राशि होती है, तो एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है तो देख भाई क्या दे रहा है, इसका परिमाण दे रहा है P, डाइपोल मोमेंट का परिमाण कितना है तो Q इंटू डी। तो क्या इसके पास अपना डायरेक्शन भी होगा सर, तो हाँ बेटा हाँ, अरे डायरेक्शन भी होगा। अरे डाइपोल मोमेंट का अपना एक डायरेक्शन होता है, और बेटा जब फिजिक्स पढ़ते हो तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तुमको टीचर बताए होंगे, और नहीं बताए होंगे तो हम बता रहे हैं शर्मा सर कि सर फिजिक्स में याद करना बेटा, फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -Q से +Q की ओर होता है। इधर क्यों होता है बेटा, -Q से +Q की ओर होता है। जबकि यही केमिस्ट्री में जब तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तुम्हारे टीचर पढ़ाएंगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन +Q से -Q की ओर होता है। इसलिए बेटा माइंड को एकदम टेंशन फ्री कर, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो यहां पर क्या लिखे हो कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड, और क्या लिखोगे बेटा यहां पर, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम negative charge to positive charge, negative to पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका दिशा किधर होता है, -Q से +Q। तो तुम ध्यानपूर्वक देखोगे, देखो यहां पर, यहां से टेल स्टार्ट हुआ है, यहां पर तीर दिखाए हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, P वेक्टर बोलेंगे। अब इसलिए हम यहां पर P वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि डाइपोल एक सदिश राशि हो गया है। तो तुम सोचो कि P वेक्टर का दिशा क्या होगा, तो साहब P वेक्टर का दिशा इस D के दिशा में लिख लेंगे, D वेक्टर के दिशा में लिखेंगे कि P का डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर से इधर की ओर हमारी क्या, ये बीच की सेपरेशन है, तो इधर की उधर ही हमारी क्या हो जाएगी, D की दूरी हो जाएगी, D की ओर हो जाएगी। तो Q इंटू D है, तो इधर वेक्टर चढ़ाओगे तो इसके ऊपर भी क्या लगा देना बेटा, वेक्टर लगा देना। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तब यहां पर पता चल गया कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और साहब 3 घंटे के एग्जामिनेशन तक टेंशन वाली बात नहीं है साहब, इतना लिखिएगा। और एक चीज यहां पर जरूर इसके बाद लिखना है कि यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। नहीं पूछा है यूनिट, अरे नहीं पूछा है, पूछ भी देगा, नहीं पूछा है फिर भी तुमको लिखना है बेटा यूनिट क्या होगा। तो लिखो यहां पर SI यूनिट ऑफ डाइपोल, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट एक ही में लिखना है। हम तो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसलिए तुमको लग रहा है कि बाप रे कितना बड़ा पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं यार, ऐसा यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, तो ऐसा यूनिट होगा P, चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, कूलम, और D क्या है, दूरी है, दोनों आवेश के बीच की दूरी, तो कूलम्ब मीटर। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा बेटा, कूलम्ब मीटर हो गया। और एक केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो वहां पर भी डाइपोल मोमेंट का एक और यूनिट होता है, अनदर यूनिट, ANOTHER। ई मत लिखना, ई नहीं लिखना बेटा, बस यहां तक आके तुम्हारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। अब ये ज्ञान के लिए बता दे रहे हैं, ANOTHER, अनदर यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, अनदर यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। बोल क्या होगा, बोल ना बेटा, डाइपोल मोमेंट बोल कितना होगा, अनदर यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट बोल कितना होगा। तो अनदर यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है DBY, DEBY। क्या होता है बेटा, डेबे, DEBY। ये केमिस्ट्री में हमको पढ़ना होता है डेबे। अरे है ना, तो बोल, तो फिजिक्स में भी अगर 4 को ऑप्शन दे देगा तो हमको कोई दिक्कत वाली बात है, छोड़ने जाएंगे सर। अरे ना यार, 2 नंबर का सवाल है। यहाँ ध्यान से देख, यहाँ ध्यान से देख डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किया गया। ये हो गया आपका पूरा डाइपोल। यहां से इतना आंसर लिखोगे बेटा, तब जाके तुमको मस्त आंसर मिलेगा 2 नंबर, और एकदम मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर में तुमको मिलेगा, और ऐसे लिखेगा जाएगा 2 नंबर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। तो खटाक से बेटा इसका हिंदी वर्जन हम लोग लिख लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव
अघूर्ण किसे कहते हैं? तो कहते हैं क्या, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 2 नंबर द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात? मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस की, इधर की ओर तीर देके यहां पर तुम क्या लिखोगे बेटा, पी वेक्टर, यहां पर लिखोगे प्लस, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लोगे बेटा, यह। कोई दिक्कत? कहता क्या यहां पर, सर डाइपोल मोमेंट, इसलिए डाइपोल मोमेंट बराबर होगा आवेश, हो हिंदी ना, ये द्विध्रुव कोण बराबर होगा आवेश गुने बीच की दूरी। डाइपोल मोमेंट को पी से दिखाते हैं, क्यों, बीच की दूरी क्या मानेंगे। अब यहाँ ध्यान से देख, तो कई बार यहाँ पर कोई किताब क्या करेगा कि यहाँ पर उनके बीच की दूरी 12 ले लेगा, कोई यहाँ पर बीच की दूरी L ले लेगा। अरे तो कोई दिक्कत वाली बात है, जिसको जो मानना है बेटा मानने दे। तू अगर 12 मानना है तो तू 12 मान ले, अगर इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी अगर 12 मानता है तो Q इंटू क्या लिख दोगे, यहाँ पर 12 लिख दोगे। बोल बेटा कोई शक वाली बात तो नहीं साहब। आजा यहाँ ध्यान से देख, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सर चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है बेटा, एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। 2 नंबर में बेटा आएगा, ऐसे ही लिखना है तब जाके मिलेगा। ये वो क्वेश्चन नहीं बेटा जितने 2 नंबर में जितनी पॉसिबिलिटी हो रही है वो सब लिख, कि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होते हैं, और इसकी दिशा -q से +q की ओर होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। इसलिए अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो p के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, तो सर चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर तीर लगा नहीं सकते हैं, तो किसके ऊपर लगाएंगे, d के ऊपर। तो p वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, q इंटू डी वेक्टर। अब यहां पर लिखोगे SI मात्रक, क्या होगा इसका SI मात्रक, तो p बराबर क्या होता है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर। तो SI मात्रक होगा कूलम्ब मीटर। क्या हो जाएगा बेटा, कूलम्ब मीटर। और इस प्रकार से तुम लिखोगे तो यहां पर 2 नंबर तुमको मिलेगा 100% गारंटेड बेटा, तब जाके मिलता है, तब जाके 95 का टॉपर हम लोग देखते हैं। चलो बेटा आ जाओ बेटा, मां सरस्वती का आशीर्वाद लेके आज हम लोग करने वाले हैं डाइपोल, और वो भी कौन सा, तो डाइपोल का 5 नंबरिया करने वाले हैं। और यहीं से बेटा पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, या तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछेगा, द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र पूछेगा, या तो डाइपोल के कारण आपको पूछेगा और उसके एक्सिस पर, उसके परपेंडिकुलर पे किसी भी पॉइंट पर पूछेगा। डाइपोल का पोटेंशियल पूछेगा, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, और डाइपोल का टॉर्क पूछेगा। ये इतने डेरिवेशन है, और इतने ही डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन तुमको 110% बेटा गारंटेड लिख के दे रहे हैं कॉपी किताब पर कि साहब 100% लड़ेगा क्वेश्चन, तो आएगा तो यहीं से आएगा। तो क्या होगा, तो आज हम लोग करने वाले हैं डाइपोल के का डेरिवेशन। तो साहब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। चलो कहते हैं क्या कि सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू
डाइपोल एट इट्स एक्सिस, मतलब द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युतीय क्षेत्र। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि सर डाइपोल क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जनरेट कर सकता है? तो हाँ यार, डाइपोल क्या है बेटा, चार्ज ही तो है, आवेशी तो है। तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जब इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर सकता है, विद्युतीय क्षेत्र जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो सर डाइपोल भी हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करेंगे बेटा। तो कैसे जनरेट करेंगे, तो यहां ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा। कह रहे क्या कि साहब, सॉरी, हम लोग क्या ले रहे हैं, एक डाइपोल ले रहे हैं, ठीक है। और डाइपोल किसका कॉम्बिनेशन होता है बेटा, माइनस क्यू और प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन होता है। डाइपोल का जितने भी डाइपोल होते हैं, हर एक डाइपोल का क्या होता है बेटा, एक डाइपोल मोमेंट होती है। और उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है, तो कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन, तो मान लो कि इनके बीच का सेपरेशन अभी हम लोग कितना लिए हैं, इनकी बीच की दूरी क्या है, तो मान ली 12 लिए हैं। कितना लिए हैं बेटा, 12। अब कह रहा है क्या कि हमको चाहिए कि ये हमारा डाइपोल बन गया, जिसकी डाइपोल मोमेंट अगर तुम देखोगे तो यहां पर डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q × 12, और डाइपोल मोमेंट को हिंदी बोलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, Q × 12 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्या कि इसी डाइपोल के कारण हमको किसी भी r दूरी पर हमको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। अब कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, या ध्यान से सोचो। हम क्या करने वाले हैं कि साहब, ये हो गया मिडिल पॉइंट, ये क्या होगा बेटा, आपका मिडिल पॉइंट हो गया। और इस मिडिल पॉइंट से ये हो गई हमारी कोई भी दूरी r, और यहां पर हमको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना है कि यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा। यही क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो पोजीशन हो गया ना बेटा, इसको बोलते हैं डाइपोल का एक्सिस का पोजीशन। और कहता है क्या कि क्वेश्चन में कि सब डाइपोल से किसी भी r दूरी पर अगर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, इसका मतलब जो डिस्टेंस लिया जाता है वो कहां से लेंगे, इस वाले चार्ज से ये दूरी लेंगे या इस वाले चार्ज से ये दूरी लेंगे। तो ना ही इस चार्ज से ये दूरी लिया जाएगा, ना ही इस चार्ज से ये दूरी लिया जाता है। तो जो दूरी r जो लिया जाता है वो हमेशा कहां से लिया जाता है, डाइपोल के सेंटर से। ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा, डाइपोल का सेंट्रल पॉइंट है, सेंटर वाला हिस्सा है। बोलो कोई दिक्कत। अगर ये डाइपोल का सेंटर वाला पॉइंट है, तो तुम सोचो कि यहां से यहां तक की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, तो यहां से यहां तक की दूरी L हो जाएगी। क्या है कि पूरा दूरी हम क्या माने हैं, L माने हैं। और इस चार्ज से भी यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, तो ये भी आपकी हो जाएगी L। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम सोचो कि अगर हमको इस डाइपोल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इस प्लस क्यू के कारण यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेंगे। उसके बाद माइनस क्यू के कारण भी, ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण भी यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगा। तो हाँ, क्योंकि सर हमको एक कॉन्सेप्ट पता है कि कोई भी क्यू चार्ज होता है, तो कोई भी क्यू चार्ज से r दूरी पर जो हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है बेटा KQ/r का स्क्वायर। तो साहब किसी भी बिंदुवत आवेश के कारण किसी भी r दूरी पर जो विद्युतीय क्षेत्र मिलता है हमको, जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता मिलती है, वो कितनी मिलती है बेटा, KQ/r का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तुम सोचो कि ये भी एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर भी एक पॉइंट चार्ज है तुम्हारा, और यहां पर भी वो पॉइंट चार्ज है तुम्हारा। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेंगे, और जो होगा वही हमारा क्या होगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल जाएगा। आइए, तो कहते हैं क्या कि जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो यहां पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो वो यूनिट टेस्ट चार्ज यहां पर मान लो साहब वो
हमेशा +1 कूलम का चार्ज मान लेंगे। यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट का मतलब हो गया इकाई, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो परीक्षण आवेश यहाँ पर रख लिया +1 कूलम। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि सर इस चार्ज से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो किसी चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र अगर आपको निकालना होता है तो वो दूरी भी तो पता होना चाहिए। तो इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, वो दूरी हमको निकालना है। तो सोचो कि यहां से यहां तक की दूरी को आप क्या मानोगे, इस चार्ज से यहां तक की दूरी कितनी होगी। तो तुम सोचो कि सर यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी है, r। देखो सेंटर से यहां से यहां तक कुल दूरी कितनी है, r, और यहां से यहां तक कुल दूरी कितनी है, l। तो सर यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो इस r में से क्या l का मान क्या कर देंगे, खाली इतना घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी r - l। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि सर हमको इस पॉइंट चार्ज से यहां तक की दूरी निकालना है, क्योंकि ये वो चार्ज यहां पर भी हो गया और इसके कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे, तो दूरियां पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इस चार्ज से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी। तो तुम सोचो कि यहां से यहां तक की दूरी हम क्या माने हुए हैं, l, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, l। तो सोचो कि यहां से यहां तक की टोटल दूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी r, ये हो गया, अब प्लस में ये हो गया l, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r + l। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमको इस पॉइंट चार्ज में हमको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेना है। तो तुम सोचो, यहां ध्यान से देखो कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण ये जो +q चार्ज है, इस +q के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड को E1 मानेंगे, और इस -q चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड को E2 मानेंगे। अब तुम सोचो कि सर अगर दूरी कम होगा तो डिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल फील्ड में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो जहां पर दूरी कम होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगा, विद्युतीय क्षेत्र ज्यादा होगा, और जहां पर दूरी कम होगा, जहां पर दूरी ज्यादा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी क्या है बेटा, कम है, जबकि इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी हमारी ज्यादा है। तो या इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, जबकि इस चार्ज के कारण इसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा वो हमारा कम मिलेगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा, तो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं, किसे दिखा दे रहे हैं, तो तो इस +q और इस +1 को क्या करेगा, +q +1 को क्या करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा। तो उसके कारण +1 के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा, +q के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा वो E1 मिलेगा। और ये क्या होगा, E1 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा कि इसके E2 से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। अब सोच, ये q क्या है, ये तो माइनस में है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव वाला इस +1 कूलम को क्या करेगा बेटा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो खींचेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव है क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पर आ जाएगा आपको एगो E2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो E1 का वैल्यू बड़ा होगा और E2 का वैल्यू कम होगा। तो साहब अब हमको क्या निकालना है, E1 का मान निकाल लेना है, E2 का मान निकाल लेना है, वैल्यू पुट कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहां पर लिखेंगे साहब कि साहब लेट अस कंसीडर, अब ये थ्योरी चलेगा अपना, है ना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, बिना थ्योरी का ये आप लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कम नंबर मिलेगा। हम लोग लिखेंगे लेट अस सपोज a dipole of dipole moment हमने क्या माना बेटा कि लेट अस सपोज अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p वेक्टर बराबर q × 12 वेक्टर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक सदिश राशि होता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ R is a point
छोड़ो ना, क्या के लिए लिखो, डायरेक्ट लिखो कि नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू एट पॉइंट पी। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बेटा पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब माना ई एक सेकंड रुको, इसका हिंदी भी तो लिखना है, ठीक है। माना कि एक द्विध्रुव है जिसकी द्विध्रुव आघूर्ण ई वेक्टर बराबर q इंटू 12 वेक्टर है। ट्वेल्व वेक्टर है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी, मतलब आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र। तो वो क्या माने हैं बेटा हम लोग E1। अब यहां ध्यान से देखते बेटा, कह रहा है कि प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड माने हैं वो क्या माने हैं E1। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, तो KQ अपॉन R का स्क्वायर। तो K का मान K रख लिया जाएगा और इस Q हो गया, उनके बीच की दूरी R माइनस एल, तो R माइनस एल का यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। तो ये आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड वहां पर निकालेंगे। तो अब लिखा जाएगा नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P, एट पॉइंट P मतलब आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र। कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा E2। E2 बराबर हो जाता है KQ बाई, अब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, ये ध्यान से देखो,
अब माइनस क्यू से इस पी पॉइंट की दूरी कितनी है, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करेंगे कि तुम सोचो कि सर इस Q के कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 मिला और माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड E2 मिला, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। तो तुम सोचो एक आदमी हमको इधर की ओर 10 न्यूटन से खींच रहा है, और नहीं इधर की ओर 10 न्यूटन से खींच रहा है क्योंकि E1 बड़ा है, इधर की ओर 10 न्यूटन से खींच रहा है, और इधर की ओर कोई हमको 8 न्यूटन से खींच रहा है, तो हम पर नेट फोर्स किधर होगा, तो इधर की ओर होगा। और कितना होगा, तो 10 में से 8 को घटा देंगे तो सर हमको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेट फोर्स हमको 2 न्यूटन मिल जाएगा। तो क्या करेंगे साहब, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तब, लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे, सिंपली उसको जोड़ देंगे। आ जाओ बेटा, तो अब हम लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P, क्या लिखेंगे बेटा इसके बाद, कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P, तो लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P, मतलब बिंदु P पर बिंदु P पर कुल विद्युतीय क्षेत्र, तो यहां पर लिखा जाएगा ई नेट बराबर, क्या लिखोगे बेटा, E1 बड़ा था और E2 छोटा था, तो E1 में से E2 को हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां से घटा देंगे। किसमें घटाएंगे, E1 में से E2 को घटा देंगे। और E1 का मान क्या है, KQ बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और E2 का मान कितना है, KQ बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे E1 का वैल्यू कितना है, KQ बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस KQ बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में ऊपर में KQ है तो KQ हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे, और बड़ा सा ब्रैकेट इधर देके और एक ऐसा एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो इन नहीं तो यह ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आएगा आपको, कहीं स्टेप मिस नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि कॉमन ले लीजिएगा तो यहां पर बच जाएगा 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहां पर क्या बच जाएगा 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये के क्यू, अब होल ब्रैकेट तो लिए ही हुए हैं, अब इन दोनों का क्या ले लेंगे बेटा एलसीएम, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आर माइनस एल का होल स्क्वायर से कट गया, बचा क्या बेटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस का है तो माइनस उतार देंगे। अब यहां देखिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर से आर प्लस एल का होल स्क्वायर कट गया, बचा क्या आर माइनस एल का होल स्क्वायर 1 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यह जाएगा के क्यू इंटू, अब कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि बाबू यहीं पे तोड़ना मत चालू कर देना, यहां पर देखो बेटा आज के बाद फॉर्मूला याद कर लेना कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आएगा माइनस, अब ये माइनस पहले से ही माइनस में गुणा हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2ab। तो यहां ध्यान से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या आपको 2ab अब प्लस 2ab, तो मतलब कितना हो गया बेटा आपके पास हो गया 4ab। तो आज के बाद याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा 4ab के बराबर होगा। किसके बराबर होगा तो 4ab के बराबर होगा। तो इसको आप डायरेक्ट यहां पर लिख लेना है 4ab का मतलब हो गया कि सर 4rl, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर हो जाएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। नहीं इन दोनों का बेटा क्या कर लिए होल स्क्वायर ले लिए। अब तो ध्यान से देख बेटा,
अब तो ध्यान से देख, इस Q को अंदर डाल, क्योंकि याद करके वहां पे जो डाइपोल मोमेंट हुआ करता था तो डाइपोल मोमेंट क्या माने थे, P बराबर Q इंटू 12 माने थे। तो यही हमको क्या करना है कि अब इस क्वेश्चन को यहां पर जो है डाइपोल मोमेंट के टर्म में इसको लेके आएंगे, P के टर्म में लेके आएंगे। तो P के टर्म में कैसे लेके आएंगे, तो K ही हो गया, अब इसको गुणा कर दे। यहाँ पर Q हो गया, हमको क्या चाहिए, वहां पर 12 चाहिए। तो देखते यहाँ पर 12 है कि नहीं है, तो यहाँ पर 4L है, तो यहाँ 4L से हम लोग क्या निकाल लेंगे, 12 निकाल लेंगे, और बच गया यहाँ पर क्या बेटा 2R बच गया, बोला यार, क्योंकि 4L है तो 4 में से 2 निकाल लेंगे तो 2L। अब यहाँ देखो गुना करने पे एकदम वही ऊपर वाला इक्वेशन आया कि नहीं आया, तो आ गया सर बटे में। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा बेटा, a का स्क्वायर प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का यहां पर क्या लिख लेंगे बेटा, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो कि सर Q इंटू 12 क्या बन गया आपका, तो K यहां पर बन गया Q इंटू 12, P बन गया, ये 2 कहां आ जाएगा बाहर, और R क्या हो जाएगा इसके बगल में, अब बटा है। अब तुम सोचो कह रहे क्या कि सर R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहां ध्यान से देख बेटा, होता क्या है कि साहब डाइपोल है, हम आपको जब पहले पढ़ाए होंगे तो वहां पर बताए होंगे कि सर डाइपोल जो होता है, तो डाइपोल में दो चार्जेस के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि डाइपोल होता है मटेरियल का, और मटेरियल का मतलब क्या होता है, तो मटेरियल का मतलब होता है कि साहब एटम मॉलिक्यूल, मतलब मटेरियल किससे बना होता है, मॉलिक्यूल किससे बना होता है, एटम से, और एटम में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस में ही तो साहब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहीं पर प्लस Q और माइनस Q प्रेजेंट होता है। तो सोचो ये न्यूक्लियस का पार्ट है, और साहब न्यूक्लियस का पार्ट है, तो न्यूक्लियस कितना होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, तो इसलिए साहब न्यूक्लियस में दो चार्जेस के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होती है बेटा, बहुत कम होती है। इसका मतलब यहां ध्यान पूर्वक समझिए, इसका मतलब क्या है कि सर ये जो दो चार्जेस के बीच की दूरी जो 12 माने हैं, तो ये 12 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा, किससे, तो ये R से है, जो R दूरी दिखाई दे रहा है इस R से कम होगा। क्यों, क्योंकि जो दूरी लिया गया है ये डाइपोल से बाहर लिया गया है, मतलब मटेरियल से बाहर लिया गया है, तो बाहर जब लिया गया है तो स्वाभाविक सी बात है जो R होगा बेटा उस 12 से क्या होगा, 12 के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि साहब ये जो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी ली गई है ये क्या है बेटा, डाइपोल के बीच की दूरी है, और डाइपोल क्या होता है बेटा कि साहब मटेरियल के अंदर में होता है, तो इसलिए इनके बीच की दूरी क्या होगी बेटा, बहुत छोटी होगी, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, इसलिए क्या होगा ये बहुत छोटी होती है। अब बहुत छोटी होने के कारण साहब हम यहां पर लिख सकते हैं कि R इज मच लेस देन 12, या R इज मच लेस देन L लिख सकते हैं यहां पर। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, हम यहां पर लिख देंगे सर चूंकि L इज मच लेस देन R, L क्या है, R से मच लेस है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए साहब ये जो L R में अगर जोड़ोगे तो सर इस R में कोई परिवर्तन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, इस L को क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे, करीब करीब जीरो मानेंगे, क्योंकि साहब माने कि 10 रुपया है, जैसे मान लो कि साहब हमारे इंस्टीट्यूशन का फी है 6000 रुपया, लेट्स सपोज एक बात कर रहे हैं कि साहब कम कर, मान लीजिए हमारी इंस्टीट्यूशन का फी है 10,000 रुपया, अब 10,000 रुपया फी है, अब कौन लड़का आया वो कहा कि सर हम तो 9,999 रुपया आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, अब बोलो हम उस बच्चा को गरिया नहीं जाएंगे, करे तो काहे इतना कम डल ले पैसा, हमारा 1 रुपया कम हो गया, बोलने जाएंगे, हम कहें ना छोड़ो इट्स ओके, लेकिन 1 रुपया का महत्व है, वो भी दूरी है बेटा, अरे हाँ ना तो बोल, लेकिन जो 10,000 है तो 10,000 के रिस्पेक्ट में वो जो 1 रुपया है वो क्या है बेटा, नेग्लिजिबल है। तो कोई बच्चा हमको 9,999 रुपया भी दे देगा तो तभी वो बेटा क्या होगा, 10,000 के बराबर ही माना जाएगा। तो इसलिए साहब क्या है कि हाई वैल्यू क्या है बेटा, बहुत छोटा है, तो इस R में ये वैल्यू जुड़े चाहे घटे, इस R में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, तो K Q इंटू 12 को क्या लिखा जा सकता है, K P लिखा जा सकता है, और यहां पर क्या लिखा गया बेटा 2R, 2 को बाहर कर लो, 2 इंटू R बाई, अब यहां ध्यान से देखें, अब साहब L क्या है, बहुत छोटा हो गया, तो L को क्या माना जा सकता है, जीरो माना जा सकता है, तो R का स्क्वायर तो पहले ही से था, माइनस यहां पर जीरो हो गया, इन सब का क्या मिल गया बेटा, होल स्क्वायर मिल गया। तो अब तुम सोचो तो 2KPR बटा क्या मिल गया बेटा, R के बराबर, या क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, चूंकि R का स्क्वायर में स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4। अब यहां पर देखोगे तो एगो R से यहां पर एक कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर क्यूब हो जाएगा। तो आंसर आ गया बेटा
kp अपॉन 2kp अपॉन r का क्यूब। यही आपको क्या मिलता है बेटा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, द्विध्रुव के अक्ष पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता है वो क्या मिलता है, वो यही मिलेगा। अब तुम ध्यान सोचो कि सर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हमारी क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। और जब इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का अपना दिशा नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो हाँ होगा सर, तो किधर की ओर होगा, तो ध्यान से E1 बड़ा ना है जी, E2 क्या है बेटा, छोटा है। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको कहाँ मिलेगा बेटा, वो इसी डायरेक्शन में नहीं मिलेगा आपको, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 के डायरेक्शन में, बोला है ना। तो सोचो कि सर जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन मिल रहा है वो हमको E1 के डायरेक्शन में मिल रहा है। तो E1 है क्या, तो तुम सोचो कि यही ना आपकी डाइपोल है, यही ना आपकी डाइपोल है बेटा। क्योंकि डाइपोल मोमेंट में जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कहां से होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर ही की ओर है। और नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर ही की ओर है। तो हम क्या लिखेंगे कि सर इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है। तो तुम ध्यान से सोचो बेटा, यहां पर हम कहेंगे कि सर अगर आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे बेटा, अगर पी वेक्टर अगर ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब तुमको क्या समझ में आता है कि साहब कि आर वेक्टर का जो दिशा है, आर वेक्टर का जो दिशा है वह पी वेक्टर के दिशा में है। आर वेक्टर का दिशा है वो किसके दिशा में है, पी वेक्टर के दिशा में है। और आर का जो परिमाण होगा वो पी के परिमाण, भाई आर और पी ये डाइपोल नहीं दिखा रहा है, ये कोई भी रुक जा, कोई भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में सोचते हैं। अगर हम कहें कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, तो वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, परिमाण और दिशा हमारे क्या होता है, दोनों होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, क्या समझेंगे कि जो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ए वेक्टर का जो दिशा है वो किसके दिशा में है बेटा, बी वेक्टर की दिशा में है, और बोला है ना। और ए वेक्टर का जो परिमाण होगा मतलब मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड परिमाण के भी क्या है बेटा, बराबर है। तो अगर वेक्टर लिख दिए तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का दिशा क्या होगा बेटा, सेम हो गया। यहां से देखिए, और दिशा को लिखने के लिए तरीका क्या है, तो उसके ऊपर टोपी लगा देते हैं कि दिशा को दर्शाने का ये फॉर्मूला होता है कि ए का जो दिशा है वह बी के दिशा में है। मतलब ए का टोपी बी के टोपी के बराबर हो गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर हो गया, इकाई सदिश हो गया, और इकाई सदिश सिर्फ और सिर्फ दिशा को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। आइए तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि इनेट जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया वो आ गया डाइपोल के एक्सिस पर, जो डाइपोल के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता है वो 2kp अपॉन r क्यूब। एकदम याद करके रख, लेकिन ये कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा कि सर कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहां पर लिखना पड़ेगा कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड is in the direction of dipole moment, इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, इनेट, अब को क्या लिख देंगे, वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं, बराबर 2kp बाई में क्या लिखेंगे यहां पर r क्यूब। ठीक है, अब r क्यूब लिखेंगे तो सोचो कि सब इनेट का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन है, डाइपोल के डायरेक्शन में है, तो डाइपोल के ऊपर तीर लगा देंगे। अब हो गया कि इनेट का डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन में है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया बेटा आपका 5 नंबर का डेरिवेशन यहां पर कंप्लीट होता है। और ये लिखिएगा बेटा 100% आपको 5 में 5 मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है बेटा, कोई ताकत नहीं है ऐसी जो आपको रोक दे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहां पर आ गया, यही आपका क्या है बेटा, टोटल डेरिवेशन है। तो साहब नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका यहां पर ये निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि सर कोई भी डाइपोल है तो डाइपोल के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा बिहार बोर्ड में। आइए यहां से देखिए कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। सेकंड डेरिवेशन क्या पढ़ेंगे बेटा, सेकंड इलेक्ट्रिकल फील्ड at perpendicular to dipole। मतलब
द्विध्रुव के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, हमको पढ़ना है डाइपोल के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, डाइपोल को बना लेते हैं। आइए, तो साहब हमने क्या किया, एक डाइपोल को यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर क्या होगा बेटा, माइनस नीचे बनाना पड़ेगा, ये हो गया बेटा हमारा माइनस का क्यू, और यहाँ पे हो गया बेटा हमारा प्लस का क्यू। अब डाइपोल का परपेंडिकुलर पॉइंट कौन सा हो गया, तो ये हो गया डाइपोल का परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कह रहा है क्या कि सर हमको यहां से कोई भी r दूरी पर यहां से कोई भी दूरी r पर हमको क्या निकालना है, यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है अगर इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा, 12 है। इन दोनों डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी मानी गई, हम लोग 12 माने। अब तो सोच बेटा कि सर यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, L, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L। क्या है कि ये डाइपोल का मिडिल पॉइंट है, और यहां से क्या है, कोई भी r दूरी पर हमको क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। कैसे निकाला जाए, तो साहब हम आपको बताया है कि सर जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना होगा, जहां पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, मतलब यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो यहां पर आप क्या कर लो कि +1 कूलम का चार्ज यहां पर रख लो, जो हमारा क्या होगा, यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया। अब सोचो कि सर इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा, और इस पॉइंट चार्ज के कारण भी यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर कि साहब वो डिस्टेंस देख लेंगे, और डिस्टेंस जो होगा हमारा वो यहां ध्यान से देखिए कैसे होगा। तो सर इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की दूरी देख लेंगे, और इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट की दूरी यहां पर देख लिया जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो सोचो कि अगर यहां से यहां तक की दूरी r है, यहां से यहां तक दूरी r है, तो इस पॉइंट चार्ज से ये पॉइंट मान लो p, क्या मान लो बेटा, p। तो इस पॉइंट चार्ज से इस p पॉइंट की ये जो दूरी दिखाई दे रही है ये कितनी होगी, तो देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ये हमारा r हो गया। अरे बोलना यार, बोलना यार, अरे देखना इधर, देख इधर, ये वाली दूरी कितनी हो गई हमारी r हो गई, ये वाली दूरी हमारी कितनी हो गई, l हो गई। तो सर कर्ण बराबर क्या होगा, तो लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर, मतलब √r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी देखो तो बेटा, तो ये भी तो सर ये r है और ये l है, इसको तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, तो √r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। सो गया रे तुम लोग, अरे सो गया तुम लोग, अरे नहीं सोना रे, 5 नंबर का डेरिवेशन मत, डेरिवेशन जैसा डेरिवेशन कराएंगे मजा आ जाएगा। आ जाओ बेटा, अब हमको क्या करना है कि सर दोनों चार्ज से इस पॉइंट की दूरी पता है, अब दोनों चार्जेस के कारण यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड विद्युतीय क्षेत्र हम क्या कर रहे हैं बेटा, दिखाने वाले हैं। चल आजा दिखा ले। तो कह रहे हैं क्या कि सर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो सर ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये वाला चार्ज हुआ इसको क्या करेगा, है ना धकियाएगा, कल चल है ना भाग, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगी वो हमको मान लो कि इवन मिल गई। अब सोचो कि ये माइनस क्यू के कारण इस +1 को, माइनस क्यू +1 कूलम को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो इस चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा, वो हो जाएगी बेटा आपको इधर की ओर आ जाएगी, नहीं इसी दिशा में नहीं, लॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग है ना बेटा अट्रैक्ट करता है, तो माइनस क्यू वाला +1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा कि आओ हमरा लगे आओ, हई कहेगा इसका भाग 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 हमरा से भाग, तो दूर भाग होना है, क्या कि दोनों को प्लस में बानी, हई क्या है बेटा, वो प्लस में वो माइनस में है, तो माइनस वाला प्लस वाले को अपनी ओर खींच लेगा। तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम क्या नाम दे देंगे, तो इसको क्या नाम दूं, तो इसको नाम दे दूं E2, क्या नाम दूं, E2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, सॉरी ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिए, तो हाइयो लाइन हॉरिजॉन्टल, हाइयो लाइन हॉरिजॉन्टल, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अपने से क्या कर लीजिएगा, मान लीजिए कि हाई एंगलवा हमारा थीटा है,
तो अगर हाई एंगल थीटा मानोगे तो ये वाला एंगल की तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा थीटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला भी एंगल तुम कितना मानोगे थीटा का है कि दोनों ट्रायंगल एकदम सिमिलर है। देखो हाई आर है, हाई एल है, हाई दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो तो हाई वाला तो हाइयो आर है, हाइयो एल है और हाई दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, मतलब जो कोण यहां पर होगा वही कोण यहां पर भी होगा। तो तुम सोचो कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये रेखा कितना कोण बना रही है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये रेखा कितना कोण बनाएगी, तो देखो ये रेखा बनाएगी थीटा। रेखा क्या बनाएगी तो थीटा बनाएगी, खाना नहीं बनाएगी, रेखा थीटा बनाएगी। बना दी। अब तुम ध्यान सोचो कि साहब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेंगे। ऐसे एक्सटेंड कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हमारी क्या होगी बेटा वर्टिकल लाइन होगी। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहे हैं इसको मान लो बेटा एक्स एक्सिस, क्या मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, और इसके ऊपर वाले को क्या मान लोगे बेटा यहाँ पर ये वाई एक्सिस मान लो। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा उसमें घुस गया कोई बात नहीं, उसको मिटा दें, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को ना। हाँ इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देख, इसको अपन क्या मान लेंगे बेटा वाई एक्सिस मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो कि सर जो E1 है ना ही इस एक्स में है ना ही वाई एक्सिस में है, तो क्या करेंगे E1 को क्या करेंगे हम लोग तोड़ेंगे। अब तोड़ने का तरीका क्या है, तो कहता है क्या कि याद करना बेटा कि साहब यहाँ ध्यान से देख, जिनको तोड़ने नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे कि मान लो कि साहब ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और कोई भी एगो वेक्टर है जो मतलब कि एक्स एक्सिस से सटा हुआ है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ही मान लेते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक्स के साथ सटा है, तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, दो भाग होगा, एक भाग x में आएगा और एक भाग y में आएगा। अब 100% याद रखना, तो साहब जो आएगा भाग वो हमेशा आएगा e थीटा में है, तो एगो e cos थीटा में आता है और एगो आता है e sin थीटा में आता है। तो किधर की ओर cos में होगा और किधर की ओर sin में होगा, साहब इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है कि सर जिधर की ओर सटा है तो cos में, हटा है तो sin में। याद कर कि सर जिधर की ओर सटा है, पहले याद कर कि जिधर की ओर सटा है cos में, हटा है तो sin में, सटा है तो cos में, हटा है तो sin में। मतलब तुम ध्यान से कैसे सटा कैसे हटा, तो कह रहे कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्या ये x एक्सिस के साथ सटा हुआ है और y एक्सिस क्या है बेटा कोण नहीं बना रहा है, तो कोण नहीं बना रहा है मतलब थीटा नहीं ना दिया हुआ y एक्सिस के साथ, इसका मतलब क्या है कि ये हटा हुआ होगा। थीटा x के साथ सटा है तो cos में, हटा है तो sin में, मतलब x में क्या होगा बेटा cos और y में क्या होगा sin। अब cos और sin तो समझ में आ गया कि सर x एक्सिस के अलोंग cos में हो जाएगा, कोई x एक्सिस के अलोंग नहीं, मतलब जिधर की ओर सटा होगा वो cos में और जिधर की ओर हटा होगा वो sin में। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अभी x एक्सिस से सटा हुआ है तो x एक्सिस की ओर cos में आ जाएगा, y एक्सिस की ओर sin में आ जाएगा। अब कहता है क्या कि इस e का कितना भाग cos में कितना भाग y में, तो कहता है क्या कि सर जिसको तोड़ना है, किसका cos किसका sin, किसका cos और किसका sin, तो जिसको तोड़ना है क्या e को ही तोड़ना है तो e का ही cos, e को ही तोड़ना है तो e का ही sin। मतलब अगर आप कायदे से यहां पर देखोगे तो सर इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा और वो आ जाएगा e cos थीटा, और इसी इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक कंपोनेंट y में आ जाएगा और वो हो जाएगा e sin थीटा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, समझ में आएगा अपने को कि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक कंपोनेंट सटा है, जिधर सटा होगा उधर cos में, हटा होगा तो sin में। आज किसका cos किसका sin, तो जिसको तोड़ना है उसी का cos उसी का sin। पक्का आ जाओ। अब यहां ध्यान से देख, जो E1 है, E1 जो है पहले तो यहां ध्यान से E1 और E2 का मान बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हाँ E1 और E2 का मान क्या होगा बेटा बराबर होगा। ये भी हमारा क्या कहलाएगा E कहलाएगा, कैसे तभी बता रहे हैं, और ये भी हमारा क्या कहलाएगा E ही कहलाएगा। तो दिमाग से देखना पड़ेगा क्योंकि चार्ज Q ही है और यहां से इस पॉइंट के P पॉइंट के बीच की दूरी क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ पे देख तो यहाँ पे भी चार्ज क्या है Q ही है, अरे माइनस तो मैग्नीट्यूड उसका साइन दिखा रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड तो Q है, तो हाँ Q ही है सर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पॉइंट P की दूरी कितने है, तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसलिए सर इसके कारण जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर मिलेगा उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर भी मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा वो बराबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज भी सेम है और दूरी भी सेम है। आ जाओ, तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक कंपोनेंट बेटा ऊपर की ओर आ जाएगा और इधर की ओर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा बेटा E, इधर सटा हुआ है इधर हटा हुआ है तो आ जाएगा E sin थीटा। देख E का एक कंपोनेंट इधर सटा ना है, इधर क्या है हटा है, तो इधर आ जाएगा E sin थीटा, और इसी E का एक कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा E cos
थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये E1 को हम क्या कर लिए बेटा, तोड़ लिए। अब E2 को तोड़ना है, तो E2 कहाँ है, ये भी देखो तो x के साथ ये एंगल सटा हुआ है और y के साथ क्या है, देखो ये वाला जो एंगल है, ये जो E2 है ये साहब किधर लाई कर रहा है, तो ये निगेटिव x और निगेटिव y में लाई कर रहा है, इसलिए E2 कहाँ टूटेगा, तो निगेटिव x और निगेटिव y में टूटेगा। तो अब E2 का एक कंपोनेंट किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। इस E2 का भी एक कंपोनेंट x में आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा e cos थीटा का है कि सटा हुआ है, और इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा और वो हो जाएगा e, क्या हो जाएगा यहां पर, साइन थीटा। बोल कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुम ध्यान से देखो कि सर जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड y में है क्या उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर में है, y में जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर है क्या उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे भी है। तो सर ऊपर में भी ई साइन थीटा और नीचे में भी ई साइन थीटा है। तो सर इधर की ओर अगर ई साइन थीटा, इधर की ओर ई साइन थीटा, मतलब इधर की ओर 10 न्यूटन, इधर की ओर 10 न्यूटन, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, तो 0, क्योंकि साहब दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, और दिशा क्या है बेटा, y में है। दिशा क्या है बेटा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इसलिए साहब नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड अलॉन्ग y में क्या होगा बेटा, 0। अब जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो कहां मिलेगा बेटा, आपको x में मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड x में मिले कितना मिलेगा, तो e cos थीटा और e cos थीटा कितना मिला, 2e cos थीटा। नहीं, x में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वो इधर ही मिलेगा। अरे हाँ ना, तो बोल देखो ना, खाली y में तो 0 ना हो गया। अब है e1 और e2 ये खत्म हो गया। अब सिंपली एगो ऊपर में आ गया e sin थीटा, नीचे में आ गया e sin थीटा, और नेगेटिव x एक्सिस में e cos थीटा और e cos थीटा। तो e sin थीटा क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, और e cos थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, 2e cos थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे साहब, अब इसका थ्योरी यहां पर लिखना चालू करेंगे। क्या लिखेंगे कि साहब सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर डाइपोल, लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P वेक्टर बराबर Q इंटू 12 वेक्टर, Q इंटू 12 वेक्टर। ठीक है, माना कि एक द्विध्रुव है जिसकी द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर Q इंटू 12 वेक्टर है, Q इंटू 12 वेक्टर। अब देखो तो हमने क्या माना कि सर एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट यहां पर कितनी डिफाइन हो जाएगी बेटा, तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू इनके बीच की दूरी कितनी मानी गई है, चार्ज तो Q ही है और इनके बीच की दूरी कितनी मानी गई है, 2 मानी गई है, 2L मानी गई है। अब कह रहे हैं क्या कि सर हमको क्या करना है, इस डाइपोल के कारण उसके परपेंडिकुलर में क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है किस कहां पर, तो पॉइंट P पर। तो अब हम क्या लिखेंगे कि सर इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P, यही लिखेंगे। तो लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P, मतलब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, मतलब आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, E1 बराबर कितना हम लिखेंगे बेटा, तो E1 का मान ध्यान से देखो बेटा,
कि इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा E1, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा KQ/r², तो K ही हो जाएगा, Q ही हो जाएगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, तो √r² प्लस l²। इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 मिल रहा है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। E1 मिलेगा, वो मिलेगा E बराबर KQ/r² √r² प्लस l², सॉरी स्मॉल r होगा √r² प्लस l², कोई दिक्कत नहीं। अब द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, द कंपोनेंट ऑफ E1 along, अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, along x axis and y axis, and y axis, मतलब E1 का घटक x अक्ष तथा y अक्ष में, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड का x वाला भाग। बोल बेटा कितना होगा, तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का x वाला जो भाग आ रहा है कितना है, e cos थीटा, और y वाला भाग कितना रहा है, e sin थीटा। कितना जाएगा, x वाला भाग आ जाएगा e cos थीटा, एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो y वाला भाग आ गया वो क्या आ जाएगा, e sin थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, हम तोड़ लिए। अब इसी प्रकार से जैसे हम लिखेंगे पॉइंट चार्ज Q के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिकल फील्ड, वैसे बेटा पॉइंट चार्ज माइनस Q के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब हम लिखेंगे यहां पर, नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट पॉइंट P, मतलब आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। हाँ, एक काम करो, यहां पर लिख लो E1, और E1 को क्या तुम मान लो, E1 को क्या मान लो बेटा, E मान लो ना, क्योंकि E1 भी E है और इसके कारण E2 मिलेगा, E2 भी क्या बोलेगा, E के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे E2 बराबर, बोल कितना हो जाएगा, KQ/√r² प्लस l², क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्लस Q के कारण आएगा उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड माइनस Q के कारण आएगा। अब इसका भी क्या करेंगे, x और y में दो कंपोनेंट तोड़ लेंगे। अब हम लिखेंगे कि कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ, एक सेकेंड, ये E2 और ये हमारा E हो गया, द कंपोनेंट ऑफ E2 along x axis and y axis, x एक्सिस और y एक्सिस में जो इनका इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा वो कितना आएगा, वो ध्यान में देखेंगे। मतलब E2 का x अक्ष तथा y अक्ष में घटक कितना होगा, जो E का x वाला भाग आएगा वो कितना आ जाएगा,
देखो यहाँ पर अब इसके कारण माइनस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रही है, वो अंदर की ओर आ रही है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर टूटा है एक्स में ई कॉस थीटा, एक कंपोनेंट साइन में टूटा है ई साइन थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर ई का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ई कॉस थीटा एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कितना मिला बेटा, ई साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सब, अब आगे वाले पेज पे आ जाओ, तो लिखेंगे कि सर ड्यू टू सिमेट्री ई नेट अलोंग इधर की ओर वाई एक्सिस becomes जीरो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब समरूपता के आधार पर, समरूपता के आधार पर y अक्ष में कुल विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग, इधर क्यों देखेंगे, एक्स एक्सिस, इसलिए एक्स अक्ष में कुल विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, कुल विद्युतीय क्षेत्र हम लोग देखेंगे। तो ई नेट बराबर बोल अब क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहां पर, यहां ध्यान से देख, ई नेट बराबर क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको एक्स में मिलेगा ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, दोनों ई कॉस थीटा को जोड़ देंगे, क्योंकि हाई तो वही कैंसिल आउट हो गया है, ये कैंसिल आउट हो गया है, ये क्या हमारा कैंसिल आउट हो गया है, तुम मत काटना, बस यहाँ पर लिख दो। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर आएगा, जिधर की ओर डाइपोल, देखो तो कि साहब डाइपोल मोमेंट इधर ही की ओर है, माइनस पी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, पी फैक्टर तो इधर ही है, तो सर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आएगा, तो डाइपोल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, कितना आएगा, तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, दैट इज द 2 ई कॉस थीटा। तो साहब लिखेंगे ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ये कितना आ गया बेटा, 2e कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो 2 गुने 2 हो गया, और इलेक्ट्रिकल फील्ड आप निकाले हुए हैं कि साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, तो के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आ जाएगा के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर ना। तो तुम सोचो कि साहब गुने यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, कॉस थीटा। अब ध्यान से, तो 2 का 2 हो गया, के का के हो गया, क्यू का क्यू हो गया, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, अब बटा में स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आर का स्क्वायर, अब प्लस में एल का स्क्वायर। अब कॉस थीटा का मान क्या रखेंगे, यहाँ ध्यान दें कि सर अगर इस वाले ट्रायंगल में देखोगे पी हाई क्यू है, हाई जो भी पॉइंट है, तो इस वाले समकोण त्रिभुज में अगर देखोगे तो इस समकोण त्रिभुज में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार क्या है बेटा, L है, बेस क्या है बेटा, L है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है बेटा, तो कर्ण की वैल्यू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। बेस कितना है बेटा, L है, और कर्ण कितना है बेटा, हाइपोटेनस कितना है, तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो साहब बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब L बटा क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर L बटा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर L बाई अंडर रूट आर का स्क्वायर, अब प्लस में क्या लिखेंगे बेटा, L का स्क्वायर। तो तुम सोचो कि के हो गया, Q में Q ले लिया, 2 इंटू एल, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर L हो गया, ऊपर वाला काम तमाम। नीचे में देखोगे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ पर रूट को हम क्या लिख सकते हैं कि आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर के पावर, क्या इसको पावर 1/2 लिखा जा सकता है,
तो हाँ सर, क्योंकि सर रूट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/2 लेते हैं। अब तुम सोचो अगर आधार समान हो तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर पावर कितना है 1, तो 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 एकम 2 जोड़ 1 बटा 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे बेटा, तो ध्यान से सोचो, तो k q × 2l क्या बन जाता है, यहाँ पर p बन जाएगा, बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर के पावर में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/2। अब तो ध्यान सोच, फिर यहाँ पर एजम्पशन होगा, क्योंकि सर l क्या है, डाइपोल के अंदर का पॉइंट है, और r क्या है, डाइपोल से बाहर है। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि सर चूंकि l इज कैसे बेटा, मच लेस देन r, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए साहब हमारा जो l होगा वो r में जुड़ के या घट के भी उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं दे पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो या k/r का स्क्वायर, तो r के रिस्पेक्ट में l बहुत छोटा है तो इसको 0 मान लिया जाएगा, बोला है ना। आप पावर में क्या लेंगे 3/2, तो आ गया बेटा, आ गया kp/r का स्क्वायर, आप पावर हुआ क्या हो जाएगा बेटा 3/2, तो 2 से 2 कट गया, इसलिए जो इनेट आ गया आपका वो आ गया kp/r³। ये क्या मिल गया आपको, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल गया। अब तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिला है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में मिला है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में मिला है, इसका मतलब क्या है कि सर जिधर की ओर हमारा डाइपोल है उस डाइपोल के जस्ट हमारे क्या बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो p वेक्टर इधर की ओर है और यूनिट का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, कि अगर हाई a वेक्टर है, ध्यान पूर्वक समझना है, हाई a वेक्टर है और हाई क्या होगा बेटा, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में है तो होगा ये भी a वेक्टर, लेकिन यहां पर क्या लगा देंगे बेटा, माइनस का साइन। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं बेटा, माइनस का साइन लगाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि सर यहीं पे लिख लो, नीचे करके थोड़ा सा हम लिखेंगे, चूंकि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड is opposite to the direction of dipole moment। ना नहीं बोलेंगे, अब डाइपोल मोमेंट मतलब चूंकि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, क्या लिखोगे बेटा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के द्विध्रुव की दिशा के विपरीत में है। विपरीत में है, इसलिए ई नेट अब क्या लगा देंगे, यहां पर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ई नेट वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ई नेट वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, kp/r³। तो लिखेंगे, लेकिन यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, इसको वेक्टर के फॉर्म में कर देंगे। तो ई नेट का डायरेक्शन अभी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नेट का डायरेक्शन p के डायरेक्शन में है, लेकिन अगर यहां पर माइनस साइन लगा देंगे तो क्या जाएगा बेटा, ई नेट का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये आपका बेटा फुल प्रूफ हो गया, ये वेक्टर के टर्म में भी आ गया। तो साहब ये आपका हो गया सेकंड डेरिवेशन 5 नंबर का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अब याद करना है कि सर, अब ऐसे थोड़ा सा याद करके देखो तो क्या हमने पढ़ा है कि सर मान लो कि कोई भी एक डाइपोल है, यहां पर है बेटा माइनस का क्यू और यहां पर क्या है बेटा प्लस का क्यू। तो डाइपोल के किसी भी एक्सिस पर कोई भी आर दूरी पर यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना मिलता है बेटा, 2kp/r³। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस डाइपोल के परपेंडिकुलर में जो हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता है
डाइपोल के परपेंडिकुलर में जो इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन किधर मिलेगा, क्या इधर ही मिलेगा, और इस डाइपोल के परपेंडिकुलर में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा वो हमको इस डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो मिलता है वो ई का वैल्यू कितना मिलता है, तो ये होता है Kp अपॉन आर क्यूब। Kp अपॉन क्या होता है बेटा, आर क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डाइपोल के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा 2Kp अपॉन आर क्यूब, और डाइपोल के परपेंडिकुलर में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा वो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो कितना मिलेगा, Kp अपॉन आर क्यूब। बस, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछता है क्या कि सर डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, ये तो से आसान है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो कह रहा है क्या कि साहब हमको क्या करना है कि साहब किसी भी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है डाइपोल के। तो नेक्स्ट आपका आता है 3 नंबर, आपसे कहेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल at any location, मतलब किसी भी स्थिति पर द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं। अब साहब कैसे बनेगा, तो यह ध्यान समझना। अब मान लेंगे, यहां ध्यान से देखें, मान लो कि एक साहब आपका क्या है, डाइपोल है। अब डायरेक्ट ऐसे बना, एक क्या बेटा आपका ऐसे एक डाइपोल है। देखना बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, एक डाइपोल हो गया। इसका मतलब ही हो गया बेटा कि यहां पर हो गया टेल पर माइनस क्यू, और यहां पर क्या होगा, ये हेड है तो टेल पर हमेशा माइनस क्यू होगा और हेड पर हमेशा क्या होगा, प्लस क्यू होगा। अब हमको क्या करना है कि इस डाइपोल से कोई भी एक पॉइंट हो गया सेंटर, अब यहां से कोई भी दूरी आर पर, यहां से ये कोई भी दूरी हमारी क्या होगी बेटा, आर पर, कोई भी एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा पर, यहां पर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए कहेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए कहेगा। अब हम क्या करेंगे, तो सर हमको जो आता है उसी से लेना देना होगा। यहां पर हम क्या कहेंगे कि साहब जिधर की ओर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो हम ये जो डाइपोल आप दिखाई दे रहा है, यहां पर ये जो डाइपोल है आपका पी दिखाई दे रहा है, पी वेक्टर, तो इस डाइपोल को अलोंग द आर वेक्टर है, आर वेक्टर हो गया, और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर में तोड़ लेंगे। कैसे, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देख बेटा क्या करना है। हम क्या करने वाले हैं कि सर ठीक है, ठीक है, इधर की ओर हम क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, और इधर की ओर हम क्या मान लेते हैं बेटा, वाई एक्सिस। मतलब ये जो डाइपोल है ना आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डाइपोल पी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस डाइपोल को हम क्या करेंगे, डाइपोल के जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए कह रहा है, आर बिंदु पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए कह रहा है, तो इस आर बिंदु के अलोंग हम क्या मान लेंगे बेटा, एक्स एक्सिस मान लेंगे, और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर में हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, वाई एक्सिस मान लेंगे। तो ये दोनों एक्सिस तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे क्या हो गए बेटा, परपेंडिकुलर हो गए। अब क्या हो गया कि तुम ध्यान से भाई आधा वाला पोर्शन देख, आधा वाला। अब ये जो डाइपोल है कि साहब ये एक्स एक्सिस से सटा हुआ है और वाई एक्सिस से क्या है, हटा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को ही अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस हम क्या करेंगे बेटा, इसको तोड़ देंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, तो ध्यान को समझेंगे कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से। इस डाइपोल का क्या करेंगे कि साहब अलोंग द आर वेक्टर इधर क्यों तोड़ेंगे, तो अगर हाइट पी है तो इस
समझ में आएगा अपने को कि ये जो डाइपोल है ना बेटा, इस डाइपोल को अलोंग द आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो मतलब ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इसी का एक भाग एक्स में और इसी का एक भाग हम क्या करेंगे, वाई में तोड़ेंगे। तो जिधर की ओर सटा होता है उधर क्या होता है, कॉस में। तो इधर की ओर जो डाइपोल मिलने वाला है, इस डाइपोल का नाम दे देंगे पी कॉस थीटा, और इसी डाइपोल का एक भाग वाई में भी आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा दो डाइपोल हो गया। तो जिधर की ओर सटा है उधर कॉस में, और जिधर की ओर हटा है उधर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा। इसको तुम बोल दो कि पी पैरेलल समानांतर है, आर वेक्टर के पैरेलल में है, और इसको बोल दो पी परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं सर, या पी एक्स पी वाई मान लो, नहीं समझ में आ रहा तो इसको पी एक्स पी वाई मान लो, इसको मान लो पी एक्स हो गया, और इसको क्या मान लो, पी वाई मान लो ना। चूंकि भाई आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है बेटा, एक्स एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाइपोल को अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। अब तोड़ने के बाद क्यों तोड़े, अब यहां पे समझाते हैं आपको। कहता है क्या कि तुम ध्यान से देखते बेटा कि सर यही ना एक डाइपोल हो गया, देखो हाई डाइपोल हो गया, ये डाइपोल हो गया। इस डाइपोल से किसी भी आर दूरी पर यहां पर हमको क्या करना है बेटा, डाइपोल से कोई भी आर दूरी पर यहां पर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको आता है, कितना आता है, तो 2kp अपॉन आर क्यूब। और यही डाइपोल है नहीं, तो डाइपोल हाई डाइपोल, इस डाइपोल के अगर परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिकल फील्ड देखोगे तो अब यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर होगा, तो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या किए कि ध्यानपूर्वक समझोगे कि सर ये जो डाइपोल मिला, ये जो डाइपोल पी कॉस थीटा मिला, तो इसी डाइपोल से ना ये आर दूरी पर यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछ रहा है। तो इस डाइपोल के ये एक्सिस पर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और यहां ध्यान से देखो कि ये एक डाइपोल है, अरे हाँ ना देखो, जिसका नाम है अब पी कॉस थीटा। पी क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। अब आपके पास दो डाइपोल आ गया, एगो डाइपोल पी कॉस थीटा और एक डाइपोल आपका पी साइन थीटा, और ये दोनों डाइपोल क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अब हमको निकालना है ओवरऑल, तो क्वेश्चन यही ना है कि सर यहां से कोई भी आर दूरी पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो तुम सोचो कि अब ये जो हमारा डाइपोल आ गया पी कॉस थीटा, तो इस पी कॉस थीटा के एक्सिस पर ही ना ये पॉइंट है आर, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड पी कॉस थीटा का यहां पे लिख देंगे, वो आता है हमको। और ये जो डाइपोल ध्यान से देख रहे हो पी साइन थीटा, तो ये पी साइन थीटा क्या है बेटा, यह इस आर के देखो तो ये परपेंडिकुलर में है कि नहीं है, तो हाँ सर लंबवत में है। तो डाइपोल के परपेंडिकुलर में क्या हमको यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने आता है, तो हाँ आता है। तो ध्यान करो, समझते बेटा। हम क्या देखेंगे, यहां ध्यान दें कि इस डाइपोल के कारण यहां पर जो हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा, इस पी कॉस थीटा के कारण यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा। रुक जाओ, कलर चेंज कर लेंगे। इस डाइपोल के कारण, इस पी कॉस थीटा के कारण किसी भी आर दूरी पर यहां पर जो हमको जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस मिलेगा। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना मिलेगा, तो पी कॉस थीटा के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना मिलता है, तो डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना मिलता है, तो 2kp। अब p का मान यहां पर क्या है, पी कॉस थीटा है, तो 2kp आप बटा में क्या लिखेंगे, आर क्यूब। यहां से यहां तक की दूरी कितना है, आर, तो आर का क्यूब लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मिल जाएगा। अब तुम सोचो कि अब इस डाइपोल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिकल मिल गया है। अब इस डाइपोल ये क्या है, परपेंडिकुलर में, इस आर के परपेंडिकुलर में है, तो आर के परपेंडिकुलर में यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, तो वो होता है इसके जस्ट परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखा लेंगे।
नहीं, क्योंकि ये डाइपोल कहाँ है, इधर है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मिलेगा, इधर की ओर मिलेगा। डाइपोल जिधर होता है, जिधर की ओर डाइपोल होता है, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड उसका परपेंडिकुलर क्या है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, उसके विपरीत दिशा में आती है। तो सोचो कि इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा इधर की ओर मिलेगा, और ये क्या मिलेगा बेटा हमको, ये मिलेगा हमको ई वाई एक्सिस में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा कितना मिलेगा, तो KP अपॉन आर क्यूब। याद आ रहा है बेटा, तो KP और P का मान यहां पर क्या है बेटा, P साइन थीटा, तो यहां पर हो जाएगा P साइन थीटा। नहीं दिखाई दे रहा है तो रुक जाए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा E का Y वाला भाग मिल जाएगा KP कॉस साइन थीटा, सॉरी अपॉन R का क्यूब। समझ में आया कैसे, एक बार फिर से देखो तो, थोड़ा सा खाली एक बार नजरिया तुम्हारा सेट हो जाएगा ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो साहब बहुत आसान हो जाएगा। हम क्या किए कि इस डाइपोल को आर वेक्टर आर जहां पर हमको निकालना है, आर वेक्टर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर में हमने क्या कर लिया, तोड़ लिया। तो आर वेक्टर के अलोंग आ गया P cos थीटा और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर में आ गया P sin थीटा। आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आ गया P sin थीटा। अब हुआ क्या कि अब हमारे पास जो एगो डाइपोल था वो दो डाइपोल में आ गया, क्या वो दो, कौन कौन सा, एगो हो गया P cos थीटा और एगो हो गया हमारा P sin थीटा। अब ये जो P cos थीटा तुमको दिखाई दे रहा है, तो ये जो P cos थीटा तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि आर वेक्टर की दिशा में ही है। जब आर वेक्टर की दिशा में है तो सब डाइपोल के एक्सिस पर हो गया ना, तो इस डाइपोल कौन सा हो गया, P cos थीटा हो गया। तो इस डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां मिलता है, तो डाइपोल के एक्सिस पर ही मिलता है, और वो कितना है 2kP अपॉन आर क्यूब। तो P यहां पर कितना है, तो P cos थीटा, तो P cos थीटा डाल दिया। अब बटा में दूरी यहां से यहां तक कितना है, आर है, लिख दिया। अब इस डाइपोल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड खत्म हो गया। अब एगो डाइपोल मिला हमारा P sin थीटा। अभी P sin थीटा के कारण ये पॉइंट कितने कहां पर है, तो परपेंडिकुलर में है, लंबवत में है। तो सोचो कि इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, तो जिधर की ओर डाइपोल होता है उसके जस्ट अपोजिट में इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलता है, तो कितना मिलेगा, तो KP अपॉन आर क्यूब। कितना मिलेगा, KP अपॉन आर क्यूब। तो K हो गया, P हो गया, और P का मान क्या है बेटा, P sin थीटा। यहां पर P क्या है बेटा, P sin थीटा अपॉन आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम क्या करेंगे कि साहब, अच्छा बाद में डायग्राम में फिर से करेंगे, लेकिन अब हम लोग यहां पर कैलकुलेशन करने चालू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर सॉल्यूशन करेंगे, डायग्राम समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वही सॉल्यूशन से लिखेंगे। हम लोग फिर से लिखेंगे कि सर लेट अस कंसीडर डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, कि साहब लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू इसे यहां पर वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेट अस कंसीडर डाइपोल मोमेंट P, माना कि एक द्विध्रुव है जिसकी द्विध्रुव आघूर्ण P है। अब हम क्या करेंगे, नाउ हम क्या करेंगे कि ये जो डाइपोल है P है, इस डाइपोल को हमको क्या करना है, लॉन्ग x एक्सिस और y एक्सिस में तोड़ लेना है ना। We break the dipole along x axis and y axis। x एक्सिस y एक्सिस से अच्छा है तो ठीक है, मान ही लिया वहां पर along the r vector and perpendicular to the r vector। ऐसे भी लिख सकते थे कि सब जिधर की ओर r वेक्टर जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो वहीं उधर ही हम लोग डाइपोल को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और एक उस r वेक्टर के परपेंडिकुलर में तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो हम क्या लिखें कि सर हम इस डाइपोल को अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस तोड़ लिए। तो साहब कि इसलिए हम द्विध्रुव को एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में तोड़ लिए। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू तो P along x एक्सिस, ठीक है, P along x एक्सिस कितना मिला, P cos थीटा एंड P along y एक्सिस कितना मिला बेटा, P sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल px at point P, मतलब P क्या मान लो, इसको O मान लो, ठीक है, पॉइंट को क्या मान लो, O मान लो। नहीं, जहां पर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है ना बेटा, यहीं पर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे, O मान लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तुम सोचो, तो यहां पर हम क्या मान लेंगे साहब, यहां पर हम इसको O मान लेंगे एट पॉइंट O, क्योंकि P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइपोल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि बिंदु O पर द्विध्रुव px के कारण विद्युतीय क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं, बोल बेटा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ध्यान दे, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना मिलेगा, तो के एक्स एक्सिस में, तो के में कितना मिलेगा, 2kp एक्स एक्सिस का डाइपोल अलोंग आर क्यू बटा में आर क्यू, या इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना मिलेगा, तो 2k, अब पी एक्स का मान कितना हो जाएगा, p cos थीटा, अब बटा में क्या लिखेंगे बेटा, आर क्यू, ये नहीं मिलेगा, ध्यान देगा, 2k p cos थीटा बाई आर क्यू, क्योंकि px का मान कितना है, p cos थीटा है। अब ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, कि साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल py एट पॉइंट O, कि साहब y वाले डाइपोल, y एक्सिस में जो डाइपोल आ रहा है उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, मतलब हाई जो py आ रहा है इस डाइपोल के कारण किसी भी O बिंदु पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा, तो ऐसे आएगा, और वो कितना मिल जाएगा, kp sin थीटा अपॉन आर क्यू। अब लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल py कहां पर, तो एट पॉइंट O, तो ये क्या है, डाइपोल के परपेंडिकुलर में है ये पॉइंट, मतलब द्विध्रुव py के कारण बिंदु O पर विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग y एक्सिस बराबर, ठीक है। तो साथ y एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, तो बोलो कितना हो जाएगा, तो k py अब बटा में r का क्यूब ना, तो आ जाएगा k p, अब y का वैल्यू कितना था, k p sin थीटा अपॉन में यहाँ पर क्या लिख लेंगे, r क्यूब। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड y में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साहब हमको एक ही पॉइंट पर, अब तुम ध्यान से देखोगे तो सर हमको एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिले, एगो एक्स में एगो वाई में, तो अब हम क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब जब नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे सर, इसको यहां पर
एगो पैरेललोग्राम बना लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या? ठीक है, आइए, ठीक है। इसके पैरेलल में ये और इसके पैरेलल में ये एक समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे, ऐसे ही निकालेंगे मेरे नेट। तो अब क्या होगा कि साहब समानांतर चतुर्भुज में देखते होंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कि सर एगो फोर्स एगो वेक्टर इधर एगो वेक्टर इधर, तो साहब नेट रिजल्टेंट क्या होगा? तो सर दोनों के डायगोनल से पास होने वाली दोनों के डायगोनल से जो पास होने वाली वेक्टर होगी कि वही आपको इनेट देगा। तो हाँ सर, ये आपको क्या देगा बेटा? ये देगा आपको इनेट। क्या देगा बेटा? आपको इनेट दे देगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो सर एगो इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर और एगो इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर, तो नेट निकालने के लिए क्या करना है? इसके समानांतर में इधर और इसके समानांतर में इधर बना लेना है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब बन जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इनेट। तो इनेट निकालने का तरीका क्या है? यहां से देखो तो हाई क्या बेटा? EX और हाई क्या बेटा? EY। अरे हाई है ना EY है रे, जितना हाई भाग है उतने ना भाग ये है, और जितना हाई भाग उतना ही ना भाग ये है। तो इनेट बराबर क्या होगा? तो अंडर रूट कौन बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अरे बोल है ना? तो साहब तुम सोचो कि इसलिए अब लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट P, मतलब P बिंदु पर कुल विद्युतीय क्षेत्र, तो कुल विद्युतीय क्षेत्र P बिंदु पर कुल विद्युतीय क्षेत्र। तो इसलिए जो इनेट आपको मिलेगा वो इनेट बराबर क्या होगा? अंडर रूट एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका स्क्वायर। तो अंडर रूट EX का मान देखो तो कितना आया था? EX का मान उधर देखोगे तो आया था आपका यही है ना, EX आया है, यही ना EX आया बेटा। तो EX का मान आ गया है 2kp cos थीटा बटा r क्यूब। तो यहां पर क्या लिखेंगे? तो 2kp cos थीटा अपॉन में r का क्यूब का होल स्क्वायर मारेंगे यहां पर। शाबाश। इलेक्ट्रिकल फील्ड वाई वाला यहां पर है, ये है kp साइन थीटा बटा में r क्यूब का यहां पर होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात बेटा नहीं। x वाला x को लिख दिया, y वाला y को लिख दिया, दोनों का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? यहां ध्यान से देख, यहीं पे कर दे रहे हैं। या इनेट बराबर, तुम ध्यान से देखो बेटा, इनेट बराबर क्या होगा? तो यहां पर kp अपॉन r क्यूब और kp अपॉन r क्यूब कॉमन है, तो बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर दोनों में है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा आपका kp अपॉन r क्यूब। तो रूट से बाहर निकालिए तो रूट में देखो तो क्या बच गया? तो यहां पर kp अपॉन r क्यूब बच गया, तो यहां पर हो गया 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर बच गया 2 cos थीटा, तो यहां पर क्या बच गया? होल स्क्वायर प्लस, यहां ध्यान से देखते हो यहां पर kp अपन r क्यूब निकल गया, तो यहां पर क्या बच गया? खाली sin थीटा का होल स्क्वायर। अरे बोलो ना, यहां पर क्या बच गया? तो सर sin थीटा का होल स्क्वायर तुम लोग बोलिए नहीं रहा है, तो कैसे मजा आएगा? तो kp अपन r क्यूब, आधे तो बच्चे सोए हुए हैं, तो kp अपन r क्यूब आ गया रे, आने वाला है, रिजल्ट आ गया। तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा कि बराबर अंडर रूट अब 4 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस में ही साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब तुम ध्यान से देखो, इसको देख के किसी की याद आ रही है आपको? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है बेटा? तो 1 आ जाता है। आ गया kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट
3 cos स्क्वायर थीटा आप प्लस में क्या आ गया बेटा 1, यही आपका मिल गया नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी लोकेशन ऑफ द डाइपोल। कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या करना है, यहां पे देखो ना कि साहब हमारा आंसर तो सर यहीं पे आया है, देखो ना इसी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अरे हमको ई नेट निकालना है तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो यही नहीं लिखना है। अब बाकी हई जो किए हैं इसी को खाली गाथा में बना के लिख दिए हैं, और क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, आंसर तो यहीं पर है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल बता जाएगा। अब कहता है कि आगे सर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड ई नेट का जो मान आया वो आ गया Kp अपॉन आर क्यू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। हई जो रिजल्ट आया है बेटा, इस रिजल्ट को याद करके रखना बेटा, ये रिजल्ट आपको 1 मार्क्स में भी पूछेगा और डिराइवेशन तो 5 मार्क्स में है ही, साथ साथ इसी का डायरेक्शन भी पूछेगा कि जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसका ये डायरेक्शन मतलब ये कितना एंगल पर झुका हुआ है, ये डायरेक्शन में आपसे क्या पूछेगा, अल्फा एंगल पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे ये साहब मेंस का क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन, चाहे तुम्हारे बिहार बोर्ड में, ये तीनों जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन आता है वो साहब एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है या आर वेक्टर से कितने एंगल पर आती है, ये आर वेक्टर यही ना है बेटा, तो आर वेक्टर से कितने एंगल पे ये नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है, तो मतलब यही अल्फा का मान निकालना है। तो तुम सोचो अल्फा का मान कैसे निकलेगा, तो तुम सोचो क्या हमको ई का मान पता है, तो हाँ है ना ई है बेटा, तो ये ई हो गया। अब तुमको EX का मान पता है, तो हाँ सर यही ना EX है, तो सोचो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, लंब बटा आधार, मतलब tan अल्फा बराबर क्या लिखोगे, EY अपॉन EX नहीं लिख सकते हो, तो लिखेंगे यहां पर कि फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे, फॉर डायरेक्शन ऑफ ई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का दिशा, मतलब ई नेट की दिशा। अगर तुम ध्यान से देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स में भी आपको पूछेगा बेटा 110% बेटा 2023 का ये जो मटेरियल है, 2023 का मटेरियल है कि फॉर डायरेक्शन ऑफ ई नेट, मतलब ई नेट की दिशा किधर की ओर होगी, तो साहब उसके लिए हम लोग यूज करेंगे tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस बटा इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। देख ले फिर से एक बार, tan अल्फा बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस बटा इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कितना है, Kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, और बोलना यार कितना है बेटा, या ध्यान से देख, tan अल्फा बराबर यहां पे मिल गया Kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, ये तो इलेक्ट्रिकल फील्ड y का मिल गया, और x का क्या मिलेगा, तो 2Kp cos थीटा, आप बटा में क्या लिखते हैं यहाँ पर आर क्यूब। अब ये आर क्यूब से ये आर क्यूब कट गया, केपी से केपी भी हमारा क्या है बेटा, कट गया, तो आपको मिला क्या यहाँ पर बचा, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, tan अल्फा बराबर साइन थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा। अरे बोल ना यार, याद आया कि नहीं याद आया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा। तो यहां पर हो जाएगा कि tan थीटा आप बटा में क्या आ जाएगा 2। भाई इतना ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि तुमको क्या बताया जाए, तो tan अल्फा निकल गया, तो इसलिए हाइप नहीं पूछेगा, आपको जनरली यही पूछेगा, यही रिलेशन पूछेगा, इनमें से कौन सही है, तो tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2। तो ये अल्फा बराबर लिखने का तरीका क्या है, अल्फा को यही रोक लो, अगर चूंकि यही तो वैल्यू नहीं पता है ना, तो अल्फा लिखने का तरीका क्या है, तो tan को उधर लेके जाओ, बराबर के इधर लेके आओगे, तो तब अल्फा को रोक के tan को जब इधर लेके आओगे तो tan पहले लिख दो, लिख दिया क्या, और इसके आगे क्या लगा देना है, ऊपर में एक -1 का निशान लगा देना है, और निशान लगाने के बाद tan इधर आएगा तो tan के पावर में क्या लगा देंगे -1, और जैसे ही बराबर इधर आएगा तो सर बराबर के बाद जो भी लिखा हुआ होगा उन सभी को पूरा का बराबर के बाद जो भी लिखा हो एक ब्रैकेट लेके आप पूरा का पूरा यहां पर लिख दो, tan थीटा बाई यहां पर क्या है 2। अब इसको tan के पावर -1 नहीं पढ़ते बेटा, इसको पावर पढ़ते हैं tan इनवर्स, दिखाई देता है पावर -1, तो पावर -1 नहीं है उसको, वो एक फंक्शन हो गया, इनवर्स फंक्शन जिसको बोलते हैं, तो ई रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 ये हो गया हमारा अल्फा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल फील्ड का पोर्शन तो आपको खत्म होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका खत्म होता है। अब क्या है कि साहब पोटेंशियल आपसे पूछेगा कि डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो पहले आप इतना आज कीजिए, फिर हम लोग पोटेंशियल में कुछ नहीं है, पोटेंशियल आसान सा है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, है ना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क भी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल भी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।